दुनिया को अस्वस्थ नहीं देखना चाहिए, तो आप और दुनिया के 73 देशों ने 73 और उसी समय तय हो गया कि 2023 मिलेट्स ईयर। तो हमको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग का जो क्षेत्र है वो इस समय भारत का सबसे तेजी से ग्रोथ करता हुआ सेक्टर है प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि हमें कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक सवाल हमारे सीरियन का है या भारतीय परंपरा के भोजन का है, वो दक्षिण का हो, उत्तर का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया में सबसे बेहतर भोजन करने वाले लोग थे, जो भोजन भर नहीं करते थे, पेट भरने के लिए नहीं खाते थे। हम पौष्टिक भोजन करने वाले लोग थे। हमने गलत रास्ता अपनाया और उसी का परिणाम था कि हम कन्वर्ट हुए चावल पर, गेहूं पर। कितना पुराना, जरा पलट कर तो देखिए। जब तक हमारे पास में पैरामीटर, साइंटिफिक पैरामीटर नहीं थे, हमारे बुजुर्गों को समझ थी, वो हमसे ज्यादा समझ रखने वाले लोग थे, लेकिन साइंटिफिक पैरामीटर नहीं होने के कारण हमारा मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि ये मोटा अनाज तो गरीबों का भोजन है, ये बड़े लोगों का भोजन नहीं है। और उससे हमको दूर किया गया। जो परंपरागत तरीके से हम पौष्टिक भोजन करते थे, उससे हमको दूर करने की कोशिश की गई और उसी का परिणाम है, या चाहे शुगर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, जो दुनिया की बीमारियां हैं उसके शिकार हम भी हैं। मुझे कहने में तकलीफ है, या दुनिया में जितनी आबादी है उसमें जितने बीमार लोग हैं, शायद दुनिया में इसके पहले कभी इतने बीमार लोग नहीं रहे। और इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान का बिगड़ना। इसलिए भारत के लोगों के पास, भारत की इंडस्ट्री के पास, भारत के एंटरप्रेन्योर्स के साथ सामने 3 मौके हैं। दुनिया का बाजार, जहां तक वो पहुंच सकते हैं वो जा सकते हैं। दुनिया को स्वस्थ करने का अगर जिम्मा किसी के ऊपर है तो वो भारत के लोगों के ऊपर है। तो तीसरी बात है कि अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास में इतनी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल है, हम अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे पास में रेसिपीज है, तो फिर हम देश के लोगों का भी भला करेंगे और दुनिया के लोगों का भी भला करेंगे। लेकिन आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं आटा, चावल और शक्कर। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मेरे इस भाषण का हिस्सा है, कि जरा इसकी भी तुलना करिए कि हम कितने गलत रास्ते पर गए। एक तो हम खाने के रास्ते पर गलत गए कि हमने जीन्स को बदला, पैटर्न को बदला। लेकिन दूसरा जो एक और गलत रास्ता था कि जो मिलेट्स है वो सबसे खराब जमीन में पैदा होता है, उसके लिए अच्छी जमीन की जरूरत नहीं। वो पहाड़ पर भी पैदा होता है, उत्तराखंड और हिमाचल में भी, दक्षिण में भी पैदा होता है, राजस्थान जैसे मरुस्थल में भी पैदा होता है और नॉर्थ ईस्ट में भी पैदा होता है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर मिलेट्स पैदा ना होता। दूसरी बात है कि सबसे कम पानी में होता है। बरसात के पानी में पैदा होने वाली फसल है। कम पानी गिरेगा तब भी वो पककर आपके दरवाजे पर आ जाएगा। फिर तीसरी बात है उसकी उम्र ज्यादा है। कोदो और कुटकी ऐसे मिलेट्स हैं, उनके बराबर दुनिया में किसी दूसरे अन्न की उम्र नहीं है। 15 ईयर्स, 15 साल तक वो बीज खराब नहीं हो सकता, ऐसा दुनिया में किसी और के पास में बीज नहीं है। लेकिन हमने कभी इन बातों का कभी संतुलन के साथ, तुलना के साथ अध्ययन ही नहीं किया। फिर तीसरी बात आती है कि जो खाते हैं इसमें कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, इसमें किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, तो वो 100% जैविक है। हमने कभी इस पैरामीटर्स के आधार पर मिलेट्स को देखा नहीं। हमने अपने बुजुर्गों के परंपरागत खान पान का जो मजाक उड़ाया सिर्फ स्वाद के लिए। मैं आपके स्वाद बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो कन्वर्सन आपने किया है कि अगर रागी से आप चावल पर चले गए तो रागी की तरफ लौट आइए। इडली तो मिलेगी, इडली तो खाने मिलेगी।
तो रेसिपी में कोई परिवर्तन नहीं है, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं है, हमें अपने स्वभाव के परिवर्तन को जरूर ठीक करना होगा। लेकिन जब इसके आगे वाले चरण की बात आती है कि शुगर कंटेंट कितना, उसमें 0 है। फैट कंटेंट कितना, जरा देखिए पैरामीटर्स। कुछ मैं लिख के लाया हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका समय खराब करने से अच्छा है कि मैं सर्कुलेट कर दूंगा आपको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे ये सारे के सारे उसमें पैरामीटर्स हैं, रागी में क्या है, कोदो कुटकी में क्या है, मुझे लगता है कि साइट पर जाकर पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको मैं कहता हूं कि जब से मोदी जी आए, उन्हें जो पैरामीटर मैंने आपको बताया, ग्रुप बताए, छोटा उद्यमी है, आप भी अपने गांव में, गांव के आसपास वर्षों से देखते होंगे, आपकी माताएं बहनें घर में हो या कोई पड़ोसी हो, वो हमारी रोजमर्रा की चीज़ों को वो खुद बनाते थे। फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो तीसरी बात जो मैं आपके सामने कहता हूं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको ऑर्गेनाइज करने भर की ज़रूरत है। हम अपने रोज वर्ष भर के निस्तार खाने के लिए हम अपने घर में चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन हम ये रेसिपी किसी दूसरे को देते नहीं, सब अपने अपने घर में अपने अपने ढंग से चीज़ों को बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस बात में लगाना चाहिए। और तब उन्होंने पिछले बजट में कहा होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि हम 2 लाख लघु उद्यमी, जो शब्द उपयोग हुआ है बजट में, लघु उद्यमी, उसको हमें 2 लाख लोगों को तकनीक भी देनी है और 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए भी देने हैं। और ये जो PFMME हमारी स्कीम है, वैसे माना जाता है कि लगभग 24 लाख ऐसे लोग हैं जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। इंडिविजुअल के होंगे, कोई सोसाइटी होगी, कोई FPO बना के कर रहा होगा, कोई समूह बना के कर रहा होगा, ऐसे लगभग 24 लाख लोग हैं। लेकिन वो कभी ऑर्गेनाइज शेप में नहीं है, कभी उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री ने पहली बात कही कि इनको 2 लाख लोगों को कम से कम निकालो। कोई पर्सनल है तो उसको भी, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसको भी, कोई सोसाइटी की तरह काम करता है तो उसको भी, कोई FPO की तरह काम करता है तो उसको भी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पहले साल हमको 45,000 लोगों को पैसे देने थे, आवेदन ही कुल 19,000 आए। ये अनऑर्गेनाइज होने का कारण है, इन्फॉर्मेशन नहीं होने का कारण है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि आप तो समूह नहीं है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, आप सोसाइटी भी नहीं है, आप FPO भी नहीं है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, आप इंडिविजुअल तो हैं, एक कोई उद्योग तो चला रहे हैं। तो उसके नाते ही आप उन लोगों को कनेक्ट करके हम सिस्टम को ऑर्गेनाइज शेप में ला सकते हैं। PMFME सबसे बेहतरीन योजना है, जो गरीब आदमी को, जो आदमी मजदूरी कर रहा है, उसके अलावा भी वो पार्ट टाइम अपने आप में पैसा लेकर आपके लिए काम करने का काम कर सकता है। तकनीक आपकी होगी, रेसिपी आपकी होगी, वो एक अच्छे कुशल मजदूर की तरह आपका सहयोगी बनकर आपके लिए भी उपयोगी होगा, उसका भी भला होगा। और हम दुनिया के मार्केट में वो चीज़ दे सकते हैं जो शायद दुनिया चाहती है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जितनी जगह पर मैं जाता हूं, 20 राज्यों में, अभी 10 राज्यों में 19 जिलों को हमने ODOP मिलेट्स का तय किया है। लखनऊ से लगभग 7 जगह पे मैं गया हूं, और उसी लालच के कारण इतना परेशान होकर मैं इस कार्यक्रम में आया भी हूं कि हम सबको कहीं ना कहीं विचार करना। प्रधानमंत्री का कहना है कि एक बार इंटरेक्शन करो, जो आपके पास में अच्छा है वो शेयर करो सरकार को। मेरे पास में पैसा है लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है, ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेने वाले लोग कहाँ हैं? क्या काम नहीं कर रहे? लोग हैं, या तो उनको सूचना नहीं है, या उनके मन में हिचक है, या वो बाजार में खड़े हो पाने की स्थिति में नहीं है। हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसा देते हैं। और जब ऑनलाइन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। तमिलनाडु का ही कोई एक समूह था जिसका आइटम PMO में सिलेक्ट हुआ और वो ऑनलाइन खरीदा गया। जब से ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, उस समय किसी बड़ी इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है।
आज एक्सपोर्ट करने वाले लोगों में समूह भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, एफपीओ तो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये पहली सीढ़ी है जहां पर हम 10 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद में उसमें 35% सब्सिडी है। वो गरीब आदमी, वो ऐसे लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और दूसरी है जो सबसे लोकप्रिय स्कीम है वो हमारी PMKSY है, जिसमें मेगा फूड पार्क में यूनिट लगाना हो, APC में यूनिट लगाना हो, इंडिविजुअल उससे बाहर भी आपको लगाना हो। ये 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ की लागत के शायद आप उन्हीं वर्गों में से होंगे, आप इसका लाभ ले सकते हो। साथ में ये भी हमने अवसर दिया कि अगर आपकी इंडस्ट्री है और आपको उसको कन्वर्ट करते हो फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो आज भी आप मार्केट में अपना स्थान बना सकते हो। तो मुझे लगता है इस कन्वर्सन के लिए भी लोग तैयार हुए हैं। और इससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो PLI स्कीम, उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए है। जब ये बातें आई तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जब आज की बात नहीं थी, ये कोरोना के पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भारत का खान पान दुनिया में पसंद किया जाता है, वो दक्षिण का हो उत्तर का हो, सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है कि हमारे पास में क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं है, साइंटिफिक पैरामीटर्स ना होने के कारण हमारे मन में हिचक है कि मेरा कहीं सैंपल में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा लाट मेरा रिजेक्ट हो जाए और मैं पहले दिन ही खत्म हो जाऊं। प्रधानमंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री कितनी ही बड़ी हो, वो मार्केटिंग में अभी कॉम्पीट नहीं कर पा रही है दुनिया के दूसरे देशों के जो फूड प्रोसेसिंग के कंपनियां हैं उनसे। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि भारत में विदेशी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग में ब्रांड बनकर हमको सामान बेच रही है, लेकिन जिस खान पान को पूरी दुनिया पसंद कर रही है, एक भी भारतीय कंपनी बिस्किट को छोड़कर नहीं है तो दुनिया में अपना नाम रखती हो कि हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से भारत से आए हैं और दुनिया में हम इस ब्रांड के नाम पर हैं। किसी का नाम हो तो बताइए। जब ये बात प्रधानमंत्री को लगी तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि सरकार को उनको मदद करनी चाहिए। और एक कैटेगरी PLI में 3 कैटेगरी है। एक रेडी टू ईट, हमारे यहाँ तो नौजवानों ने खाना शुरू किया है, हम सेना को बेचते हैं, दुनिया में तो रेडी टू ईट ही चलता है। तो ये पहली हमारी वो है कैटेगरी है कि जो रेडी टू ईट मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको हम मदद करेंगे। दूसरी कैटेगरी है मार्केटिंग और ब्रांडिंग की, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। और तीसरी है कि इनोवेटिव और ऑर्गेनिक। उदाहरण के लिए एक मुंबई का एक नौजवान उसमें सेलेक्ट हुआ जिनको दूध की एलर्जी है, उसने कोई एंजाइम मिलाकर उसको कहा कि साहब वो दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट वो आदमी खा सकता है जिसको दूध की एलर्जी है। हमने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि हम दूध के निर्यातक हैं, नंबर 1 के निर्यातक हैं दूध के। अगर दूध से बने हुए प्रोडक्ट को हमने इस आधार पर दुनिया में पहुंचाया कि एलर्जी के कारण जो लोग नहीं खाते अगर वो खा सकते हैं, तो क्या भारतीय उद्योगपति को या हमारे उस रॉ मटेरियल को जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक की डिमांड दुनिया में है, इनोवेटिव की डिमांड दुनिया में है, रेडी टू ईट की डिमांड दुनिया में है, और अब तो मिलेट्स की डिमांड इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे सामने अवसर ही अवसर है। ज़रूरत है कि हम उन बातों को कैसे, इन बातों को आगे बढ़ाने के साथ काम करेंगे, इसमें गति की मित्रों ज़रूरत है। G20 की अध्यक्षता जब भारत को मिली तो प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही कह दिया था कि दुनिया के जो भी मेहमान हमारे सामने आएंगे हम उनको मिलेट्स का ही नाश्ता कराएंगे, दूसरा नहीं कराएंगे। अगर दक्षिण में वो जाएंगे तो दक्षिण में होने वाला हमारा जो श्री अन्न है उसका ही नाश्ता उनको मिलेगा। दूसरा काम मंत्रालय ने किया, वो निवेदन मैं आप सबसे भी करता हूँ। जैसे ही G20 की बैठकें शुरू हुई उसके पहले हमने सिर्फ इतना काम किया कि बेस मिलेट्स का होगा, लेकिन मैं चावल का बना पोहा खाता हूँ, इडली खाता हूँ। हो सकता है वो बेचारे ना खा पाते हो, उनका स्वाद अलग किस्म का है, वो नूडल्स के रूप में पसंद करते हैं। बात वही है, हमारे यहाँ सेवैयाँ बनती हैं, वो नूडल्स कहते हैं, तो नूडल्स बना दो। बनाना काय से? बनाना रागी से, बनाना ज्वार से, बाकी चीज़ों से। वो बिस्किट खाते हैं, हम मल्टी ग्रेन बिस्किट बना के दे सकते हैं। और भी इसलिए जितनी रेसिपी उनकी थी, जितने फूड लैब है, ये सारे पैरामीटर, और इनकी एक कंपनी है
जो यहाँ पर पैकेजिंग का काम करती है, नाम मेरा है, पैकेजिंग वाला भी मुझे यहाँ पर मिल गया, बनाने वाले लेबर्स पर मेरे हैं, रेसिपी मेरी है, लेबर्स भी कभी बार यही देते हैं। तो बोले मेरा लगा क्या, मैं तो रेसिपी लेकर आया था और एक्सपोर्ट करने के लिए अपने नाम से यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जो इनकी कीमत होती है वो उसको कीमत में दे देता हूँ। उनसे मैंने पूछा कि आपने इनको अनुमति क्यों दी? बोले जो बड़ी इंडस्ट्री आती है वो महीने भर के लिए लेती है, लेकिन बाद के 2 महीने हमारे पास खाली होती है कॉमन फैसिलिटीज। तो हमारे लिए वो खाली रहने का मतलब है सफ़ेद आती है, या तो हम उसको बंद करें या फिर हम चालू रखें तो हम बिजली का खर्चा होगा। तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। कुल मिलाकर अकेले कोई चल नहीं सकता, हमें तय करना होगा कि हम एक दूसरे को अन्याश्रित होकर कैसे सहयोग कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी लाभ कमाएं, समाज में जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भी लाभ मिले और फिर देश को भी लाभ मिले और दुनिया में उसका नाम हो। जब दुनिया में आपका नाम होगा तो देश का नाम जरूर होगा, ये भारत सरकार मानती है। मैं जब फूड प्रोसेसिंग मंत्री के तौर पर देश में जाता हूँ तो सबसे पहले जो चैलेंज था वो फूड लैब का था कि फूड लैब है, लोग बताते थे 82 पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। तो मैंने पूछा कि जितनी इंडस्ट्री आपकी मेगा फूड पार्क में लगी है, इनमें से सारे जितने टेस्ट उनको चाहिए वो आप कर देते हो? नहीं साहब, सब नहीं कर पाते। तो मैंने कहा लैब क्यों लगा रखी है? कम से कम कुछ तो हमारा लक्ष्य रखो, कुछ तो हम तय करें कि भाई हमें करना क्या है। और सरकार ने तय किया यदि फूड लैब है तो उसको हम अपग्रेड करने के लिए कुछ भी मदद देने के लिए तैयार हैं। और हम नहीं लगाते, व्यक्तिगत तौर से कोई भी लगा सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लगा सकता है, सरकारी संस्थान लगा सकता है, जिसको मर्जी है वो लगाए। हमारा काम सिर्फ पैसा देना है। लेकिन हमारा जो मैंडेट है वो मैंडेट है कि 200-300 किलोमीटर में अगर कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको अगर किसी भी प्रकार का सैंपल कराना हो, अगर वो एक्सपोर्ट करे या डोमेस्टिक मार्केट में जाए, आपके पास में वो टेस्ट करने की ताकत होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि कोई भी सैंपल 2 घंटे से 3 घंटे की दूरी पर नहीं जाना चाहिए, तो उसका भी भला होगा, क्वालिटी पैरामीटर्स बेहतर होंगे, एक्यूरेसी उसमें आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। ये मैपिंग भारत सरकार ने कर ली, हम उस पर आगे चल रहे हैं। अभी हमने मिलेट्स पर भी काम शुरू किया है और मिलेट्स में जो मैंने आपको संख्या बताई थी वो तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन इसके अलावा भी हम जितनी हमारी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स के बारे में बड़ी विनम्रता से मैं कहूँगा कि एक बार आपको हमारी साइट पर जाना चाहिए और तीनों इन स्कीम्स को देखिए, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा होगा। राज्यवार मिलेट्स की अपनी अपनी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, उनको भी हम काम करें। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं 3 नाम जरूर लूँगा कि जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात चलती है, ये तीनों नाम ऐसे हैं कि इनके गूगल पर जाकर देखेंगे तो पहले ये सोसाइटियाँ थी, बाद में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। ये सोमा दाना ठाणे महाराष्ट्र की कंपनी का ग्रुप है, जिसे मिलेट के आटे के लिए लॉन्च किया गया है। इसने हमको मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए आवेदन किया था। जब उससे हम लोगों ने नेगोशिएशन किया कि आप जब आटा बना रहे हैं तो आप मिलेट्स का बना दो, वो तैयार हो गए और ये ब्रांडिंग के लिए दुनिया के मार्केट में हमको रेडीमेड चीज़ मिली। कोई फ्लोर में लगाए हुए हैं, वो गेहूं का आटा बना रहा है, उसके बजाय अगर वो रागी का आटा बना रहा है तो वो मुझे लगता है कि तत्काल में हम दुनिया की डिमांड को और देश की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। उस कारण से हमने इसको सेलेक्ट किया है। भीमतड़ी ब्रांड है रागी का, ये भी महाराष्ट्र का है, नंदुरबार और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। और सोरगम है वो सोलापुर में है। ये ज्वार के लिए है, लॉन्च की गई है और 160 इकाइयों को ये समर्थन देती है, यानी 160 यूनिट्स आकर वहाँ पर देते हैं और उसके बाद वो पैकेजिंग करके इस ब्रांड के नाम पर बेचते हैं। जो बात मैंने पहले आपसे कही थी कि हो सकता है किसी के पास में है, क्वालिटी चेक हो सकता है, पैरामीटर्स चेक हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग 160 लोग ब्रांड बनाते हैं तो कोई उनके ब्रांड की कीमत नहीं होती। 160 लोग उसको प्रोसेस करते हैं, एक ब्रांड के नाम पर वो बेचकर आज देश में और दुनिया में अपने मार्केट को इसने स्थापित किया है। इनको हमने मदद दी है। तीसरा है सिमी ब्रांड, जो कर्नाटक का है। वो बाजरा के आधारित बाजरा खिचड़ी जो वहाँ की एक लोकल डिश है, उस बात के लिए, लड्डू के लिए, कुकीज़ के लिए, इसके लिए हमने इसको मंजूरी दी है। तो ये 3 उदाहरण हैं जो तीनों मिलेट्स के हैं, इसलिए उनको पढ़ें
बाकी जो है उनको मैंने नहीं पढ़ा। अभी 2023 चल रहा है, नवंबर में जो अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल होना है वो भारत में होना है। और ज़रा फिर से मैं इन तारीखों को दोहराता हूँ, 2017 में दुबई में हुआ था, बीच में कहीं हुआ नहीं, 2 साल कोरोना में निकल गए, कोरोना के बाद का साल निकल गया, और अब जो दूसरा हो रहा है वो 2023 में हो रहा है, वो भारत में हो रहा है और नवंबर में हो रहा है। मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन अवसर है। हमें दुनिया में मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च करने पड़ने की बात करते थे, प्रधानमंत्री ने उसका भी प्रबंध किया, उसमें भी 10,000 करोड़ है, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपया मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि उस पैसे की जरूरत पड़ेगी। G20 ने हमारी इतनी ब्रांडिंग कर दी है कि हमें मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ढूंढने हैं, ब्रांडिंग की जरूरत हमको है नहीं। अभी जब जब फिर से नवंबर में विश्व खाद्य वो होगा, आपका फूड फेस्टिवल होगा, उसमें दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। हमें एक और बड़ा भ्रम होता है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो तकनीक कहाँ से लेकर आएंगे, हम मशीनें तो हमें बाहर से बुलानी पड़ेंगी। ये भ्रम भी छोड़ दीजिए। आप उस फूड फेस्टिवल में आएंगे, भारत में बनी हुई तकनीक की बहुत सुंदर मशीनें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि आपका ये भ्रम भी टूटेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तेजी के साथ में पूरा देश आगे बढ़ा है, उसमें अगर किसी का योगदान है तो प्रधानमंत्री जी के उन्हीं शब्द को मैं पुनरावृत्ति करता हूँ, उसमें आप रीढ़ की हड्डी है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे लघु उद्यमी, ये लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है। और मैं दावे से कहता हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, आप बैंकों के आंकड़े उठाकर देख लो, एक्सपोर्ट के आंकड़े उठाकर देख लो, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के आंकड़े उठाकर देख लो। हाँ, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने थे, जो छोटे उद्यमी थे, वो टेस्ट कराने के लिए कहाँ पर जाएं, उसका खर्चा बहुत था, लाट को कैसे करें, एक्सपोर्ट करने के लिए जो टर्म कंडीशंस उनको कैसे फुलफिल करें। उसका एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं मिनिस्टर बना, आम का एक्सपोर्टर हम दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन अब पता नहीं कैसे हुआ, तो उसमें पेस्ट, प्यूरी, ये सब अलग अलग बनते हैं और सब पर GST अलग अलग था, 12 से लेके 28% तक। पेस्ट, प्यूरी और एक और, तीनों में अलग अलग था। जब वो हमसे डेलीगेशन मिला तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या कंटेंट में क्या चेंज है। तो उन्होंने कहा साहब कंटेंट में तो आम का रस है, कुछ में पानी ज़्यादा है, कुछ तो बोले हम अब उसके कारण हम उसको पेस्ट के रूप में रखते हैं और अब जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको पानी मिलाकर लोगों को देते हैं। लेकिन अब डर भी बना रहता है कि भाई ये अलग अलग स्लैब में, तो बिजनेस में मुश्किल होती है कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें, किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि पानी ज़्यादा है। तो मैंने कहा इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो नहीं बता पाए मुझे। लेकिन निप्टम जो हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने ये बात कही, मुझे इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट चाहिए। आप बताओ इसमें इतना पानी है, बाकी कंटेंट तो नहीं बदल रहा ना, आप ये तय करो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने 15 दिन में रिपोर्ट बुलाई। उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने देश के वित्त मंत्री को आग्रह किया कि ये गलत है, इससे हमारे देश के उद्योग को और उद्योगपति और हमारे एक्सपोर्ट को, तीनों को नुकसान है। और मैं मानता हूँ स्लैब आपको 18 करना तो 18 करिए, 12 करना तो 12 करिए, लेकिन एक करिए ताकि किसी काम करने वाले के सामने ये दुविधा ना हो, एक ही बात के लिए कोई डंडा पटके। मैं वित्त मंत्री का आभारी हूँ, 24 घंटे के भीतर उन्होंने वो स्लैब सिंगल कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो सकती है, वो ज़माना चला गया जब आप चक्कर काटते थे, बाकी चीज़ें लगती थी हम सबको, और उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कारण सब फेक है। देश को जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ना है, जो हमारी अर्थव्यवस्था 2014 के जिस पायदान पर हम थे 10 और 11 से, जब हम 5वें पायदान पे आ गए तो कभी देश के उद्योगपति को पता नहीं चला कि अब कब 10 पर पहुंच गए, कब 9 पर, कब 8 पर, कब 7 पर, कब 6 पर और कब 5 पर। 5 पर भी जब पहुंचे तब आपकी नींद खुली, जब दुनिया ने लिखा कि जिनने 250 साल राज्य किया उस ब्रिटेन को पीछे ढकेल कर भारत 5वें नंबर पर आ गया, तब हमारी नींद खुली। नहीं तो हमको पता नहीं चला कि ग्रोथ कैसे बढ़ गई, और लोग आलोचना करते रहे। इस बीच में कोरोना के 2 वर्ष भी थे,
दूसरा आंकड़ा मैं कहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। कोरोना के बीच में हमने उस आंकड़े को पार कर लिया था। ये है माइंडसेट, ये हमें समझना पड़ेगा इस स्पीड को। और इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए को खड़ा किए हुए, उनको भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तेज गति के साथ आपको काम करना होगा। तकनीक की जरूरत है तो तकनीक की मदद सरकार देने के लिए तैयार है। पैसे की मदद है तो पैसे देने के लिए तैयार है। मैं जल जीवन मिशन का मंत्री हूं, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, और इसलिए क्योंकि ये इससे जुड़ता है। ये पानी की क्राइसिस तो हमारे सामने थी। हम दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहते हैं। दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहते हैं लोग, और पानी कुल 4% है। जब मिलेट्स की बात आती है तो ये पानी बचाने की लड़ाई भी है। सिर्फ स्वास्थ्य बचाने की लड़ाई नहीं है, ये पानी बचाने की लड़ाई है। आपका गेहूं, गन्ना और धान इससे कितना गुना पानी लेता है, जरा खोलकर साइड देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप आटा, चावल और शक्कर निर्यात नहीं कर रहे हैं, आप देश का पानी निर्यात कर रहे हैं और उसकी कीमत ले रहे हैं। और जब आप आंकड़ा देखेंगे कि 1950 के जो आंकड़े थे, तब आबादी 40 करोड़ थी। अभी 4-6 दिन पहले हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के देश घोषित हो गए। 142 करोड़ देशवासी, 142 करोड़। तो मुझे लगता है कि 1950 में एक आदमी पर 5000 लीटर पानी था। देश की आज़ादी के 75 साल बाद जब आकलन हुआ था 2019-20 में, तो हमारे पास में प्रति व्यक्ति पानी 1462 लीटर बचा है। जरूरत कितनी है? जल जीवन मिशन में सरकार ने माना कि 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को 24 घंटे में लगेगा, और हम 55 लीटर पानी देने के लिए संकल्पित हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल हमको 60,000 करोड़ सिर्फ एक स्कीम में दिए थे। जल जीवन मिशन जो मैं देखता हूं, 60,000 करोड़ सारे देश के राज्य मिलाकर 32,000 करोड़ ही बामुश्किल ले पाए। तब प्रधानमंत्री ने बजट के पहले कह दिया था ये पैसा लेफ्ट नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। इस बार 70,000 करोड़ दिए, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मेरे पास है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में शुद्ध पानी पीने का पाइपलाइन के द्वारा मिले। लेकिन पानी लाओगे कहाँ से? वो जो दूसरी रिपोर्ट है, जो विभाग की रिपोर्ट है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो आपके इंस्टीट्यूटों ने वो रिपोर्ट दी है कि 20 साल बाद एक व्यक्ति का काम 55 लीटर से नहीं चलेगा, उसको 100 लीटर पानी चाहिए। तब तक पानी घटकर 1000 से 1100 लीटर रह जाएगा। मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूँ, विकास की इस दौड़ में क्या इस सच्चाई को हम नजरअंदाज करेंगे? हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद क्या कहता है? पिता कह रहा है श्लोक के माध्यम से कि मैं कष्ट इसलिए भोगूंगा क्योंकि मेरी संतान सुखी जीवन जी सके। एक अभिभावक के नाते, एक पिता के नाते, क्या आज मैं सोचने के लिए तैयार हूं? यह प्रश्न है, एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी, कि चैलेंजेस ऐसे नहीं है जिनको हम नजरअंदाज कर दें। देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष हो गए तो इस खाई को कैसे पूरा करोगे? एक तरफ डेफिसिट बेसिन है, एक तरफ सरप्लस बेसिन है। आपके यहाँ पर ही कृष्णा का पानी इसी राज्य में, मैंने अभी अपने अधिकारी से पूछा कि बताइए कितना पानी जाकर, तो उसने कहा 800 टीएमसी पानी, शुद्ध पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता। अब जरा कल्पना करिए। अगर इसलिए नदी जोड़ने का अभियान आज प्रधानमंत्री ने तय किया, केन बेतवा ने मूर्त रूप लिया है, पूरी देश की मैपिंग है, डेफिसिट बेसिन, सरप्लस बेसिन। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब भी डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन को जोड़ने की बात आती है, नदी जोड़ने की बात आती है, तो अंतर्राज्यीय परियोजनाएं, अभी केन बेतवा का हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तैयार हो गए, भारत सरकार ने पैसा दे दिया। दक्षिण भारत की 5-4 योजनाएं जो बजट में अनाउंस है, राज्य सहमति दें, भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। ये किसी के यश भर की बात नहीं है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है। और इसलिए सिर्फ इसकी चिंता मत करिए कि हमारा उद्योग चलेगा। उद्योग बगैर पानी के तो नहीं चलेगा, अनाज बिना पानी के तो नहीं होगा। लेकिन कम पानी का अनाज हो, हमें स्वस्थ रखे, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुनिश्चित करे, तो वो तो सोने में सुहागा है।
और इसलिए यहाँ पर बैठे हुए तमाम उद्योगपति जो मेरी हिंदी को समझ पाए हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि हम घर में जाएं और एक बात जरूर पलट कर देखें कि मैं उद्योगपति हूँ, रॉ मटेरियल तो मुझे चाहिए, मेरे आने वाले बच्चों का जीवन मुझसे बेहतर होगा या नहीं, ये हर अभिभावक की चिंता होती है। आज हमारी सबकी कोशिश यही होनी चाहिए, जो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है हमारी संस्कृति का। हमने तो कभी नहीं माना कि ये रेखाएं जो धरती पर खींच दी गई है ये दुनिया है। हमने तो कहा कि सारी दुनिया हमारा एक परिवार है। भारत ने कभी नहीं कहा कि भारत का देश ही रहे। अगर ऐसा हम सोचते होते तो जब कोरोना आया था, जब दवाइयाँ हमसे मांगी गई थी, तो ताकतवर अमेरिका को भी हमने दी थी और ज़रूरतमंद ब्राज़ील को भी दी थी। दुनिया में कोई दूसरा देश भारत के अलावा नहीं है। भाई साहब, उस समय भी हम 130 करोड़ लोग रखते थे, हमको भी दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन हमें लगा कि नहीं, दुनिया को ज़रूरत है तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कभी इस आधार पर सोचा नहीं। ये सांस्कृतिक विरासत, ये ताकत, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बुजुर्ग कहकर हमसे चले गए, कोई भूखा सामने आए, 2 रोटी हो तो एक से खुद का काम चलाना, एक उसको दे देना। उस बुजुर्ग को यह भी मालूम था कि 2 में इसका भी पेट नहीं भरने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारा पेट भरेगा या खाली रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 रोटी हो, कोई भूखा सामने दिख जाए तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना, अगले दिन फिर भगवान के भरोसे चलना। हम उस मान्यता को मानने वाले लोग हैं। इसलिए इंडस्ट्री के यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को शांति से सुना। शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। हम आपको इस बात के लिए और भी बधाई देते हैं और निवेदन करते हैं कि हम अपना सोचें, पर आने वाली पीढ़ी का भी सोचें। जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसा होगा। यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी 19 के चुनाव के पहले कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब देश कैसा होगा। उस समय में देश का कल्चर मिनिस्टर था, कल्चर और टूरिज्म का काम देखता था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, तो उन्होंने कहा था कि हम क्या देंगे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कहा था कि गांधी को स्वच्छता पसंद थी, हम भारत को स्वच्छ बनाकर उनके चरणों में अर्पित करेंगे। पूरी दुनिया ने हमारा आकलन किया था कि 2030 तक अगर भारत स्वच्छ हो गया, खोले से शौच से मुक्त हो गया, तो भारत बड़ा काम करेगा। ये भारत के लोग थे, ये प्रधानमंत्री की जागरण की ताकत थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्व था। हमारे बच्चों ने हमारा हाथ पकड़कर हमको खुले शौच से मुक्त कर दिया। और 11 साल पहले, दुनिया के अनुमान के 11 साल पहले भारत को स्वच्छता का तगमा मिला और हमने स्वच्छ भारत गांधी के चरणों में अर्पित किया है। हमारे पास सामर्थ्य, वो भरोसा फिर से लौटा है। 21वीं सदी का भारत है जो दुनिया में राज करने वाला है। हम लोगों की भूख भी बुझाएंगे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे, हम उसे लूटेंगे नहीं। जैसे हम स्वस्थ दुनिया चाहते हैं, लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। युद्ध जैसी अशांति से हम लोगों को मुक्त करा पाएंगे। ये भारत का संदेश है और उसमें आप एक अच्छे निमित्त के तौर पर हैं। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। For exemplary service in empowering and promoting परफेक्ट झींगा फ्रीज डाइट किया हूँ
ये वैक्यूम फ्रीज डिहाइड्रेशन, इसका शेल्फ लाइफ कम होता है। हाँ, खाने के लिए अच्छी गाड़ी होगी बता रहे थे इसको लेके जाना मुश्किल काम है ना कांच का नहीं सर, वो अंदर लगा शुरू गाड़ी कितनी लग में लगा। नहीं हमें तो मणिपुर मना भी नहीं करेगा हमारा सामान चेक नहीं होता वजन तो है ही ना बाहर से खरीदते हो कि पैक करते हो पूछो जरा मिलन सर, वो सामा ये सज्जा सज्जा बाजरा बाजरा नहीं, इसमें व्हाइट वाला नहीं सर, यही है मुझे दिया है आपने ये मेरे क्लासमेट है। दोनों चीजें ले 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 पूरा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम ये ग्लोबल मार्केट में कुछ कर रहे हैं। ये पैक लाइफ कितनी है इसकी 18 मंथ्स 18 एक्सपोर्ट ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद नॉर्मल खाना तो जैसा नहीं कितने दिन 6 दिन 10 4 दिन नहीं एक दिन में होने खराब हो जाएगा उसके बाद आज जैसे घर का खाना है वैसे अगर ओपन हो ये करीज भी है, हम मिलेट्स भी कर रहे हैं। अगर कोई स्कीम से हम कर सकते हैं, मतलब 2 रुपये में जो अभी हम राइस दे रहे हैं बच्चों को, हम मिलेट्स भी दे सकते हैं। आजकल बच्चों को मिनट्स के लिए अलाउ किया है सरकार ने जो करना राज्य को है हमको तो करना नहीं है हमने परमिशन दे दी है कि मिनट से दोगे तो ज़्यादा बेहतर ये बोला है